चलिए बच्चों, कल की जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था हु और हुम के बारे में, है ना। कि हु कहाँ आना चाहिए, हुम कहाँ आना चाहिए, है ना। उसी पे बेस्ट ये कुछ सवाल है, इनको करते हैं। देखो, पहले में क्या आएगा, हु आना चाहिए या हुम आना चाहिए। राधिका हेल्प द गर्ल ब्लैंक हैड नो मनी, क्या लिखोगे। बोला सर सेम आगे है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हु आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, शेखर विल गाइड हिम ब्लैंक आई थिंक हैव फॉरगॉटन द वे, क्या आएगा। शेखर विल गाइड हिम, तो यहां ये जो वर्ब है इस वर्ब के पास क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट। आगे वाली ये जो वर्ब है हैव फॉरगॉटन, क्या इसके पास कोई सब्जेक्ट है, नहीं है। तो थिंक वर्ब को तो क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। थिंक को तो क्या चाहिए, और इस वर्ब को क्या चाहिए। तो ऐसा काम कौन करता है, तो यहां पर कौन आ जाएगा, हु आ जाएगा। ठीक है। श्रेया हैज टॉट हिम वी फील इज एन ऑर्फन, तो यहां पर क्या लिखोगे, श्रेया हैज टॉट हिम। अब आगे वाली जो वर्ब है फील, इस फील वर्ब का तुम्हें क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट। और इस वर्ब का तुम्हें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, और फील वर्ब का तुम्हें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऐसा काम कौन करेगा। ये तीनों सवाल मेरे ख्याल से कल हो गए थे, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं। ये भी हो गया था। द प्रिंसिपल कॉल्ड दोज बॉयज ब्लैंक द टीचर हैड स्कॉल्डेड, तो आगे आपके पास द टीचर एक अलग सब्जेक्ट दिया हुआ है, और पीछे ये जो वर्ब है कॉल्ड, इसका ऑब्जेक्ट दोज बॉयज दिया गया है। तो दोज बॉयज के लिए तो टीचर का यूज नहीं हुआ होगा, इसका मतलब दो क्लॉज है और ऑब्जेक्ट की आपको जरूरत है, तो क्या लिखोगे, होम लिख दोगे। नेक्स्ट, पांचवा, ये बताओ चलो। कोमल सा निहारिका ब्लैंक वॉज स्लीपिंग, कोमल सा निहारिका, भाई ये वर्ब है, ये इस वर्ब का क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट दिया गया है। वॉज स्लीपिंग क्या है, वर्ब ही तो है, तो वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो क्या लिख दोगे यहाँ पर। और वैसे भी निहारिका के लिए ही वॉज वर्ब यूज हुई है, समझ लो। नेक्स्ट, सी फाउंड हिम ब्लैंक आई नो वॉज इन दिस क्लास, तो सी फाउंड हिम ये नो वर्ब है, इस नो वर्ब के पास क्या बच्चों, सब्जेक्ट है। यहां पर वॉज वर्ब है, इस वर्ब के पास क्या नहीं है, और इस वर्ब के पास क्या नहीं है, तो इस वजह से यहां पर कौन आ जाएगा, हु आई नो वॉज इन दिस क्लास। ठीक है। चलिए लिख लो एक बार ये दोनों। बुक लेने के लिए तुम लाइन से जाया करो रे, वहां भीड़ भड़ाका मत किया करो। कितनी बजे है तुम्हारी लास्ट क्लास आज, 1 बजे ना, तो 1 बजे से पहले कोई बुक लेने नहीं जाएगा, और 1 बजे जाओगे तो लाइन से जाओगे, वहां ऐसे अफरा तफरी करी ना तो फिर देख लेना तुम। लाइन से जाओगे, यहीं से आगे लड़कियां पीछे लड़के। जिसने ले ली वो घर आ जाओ। इंग्लिश की गुनाही अभी विक्रम जी गाना के बाद में होगी, विक्रम जी छुट्टी पर चल रहे हैं। हो गया। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में पहले बताइए। 4 में क्या आएगा, रमन हैज असिस्टेड देम, रमन हैज असिस्टेड देम ब्लैंक आई नोवेल, तो आई अलग सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्या भर दोगे यहाँ पर, होम आ जाएगा। दूसरा, कॉल देम ब्लैंक यू थिंक यू कैन हायर,
तो कॉल देम। आगे ये थिंक वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है। आगे वाली ये वर्ब है, इस वर्ब का भी सब्जेक्ट तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस वर्ब के लिए क्या चाहिए तुम्हें? तो ये ऐसा काम तो होम ही कर देगा ना। क्या आ जाएगा यहाँ पर? होम यू थिंक यू कैन हायर। ठीक है। कॉल ब्लैंक यू थिंक इज ए जीनियस। तो ये वर्ब है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया। इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए और इस वर्ब को क्या चाहिए? तो ऐसा काम कौन करेगा? हु यू थिंक इज ए जीनियस। लिख लो। एब्सेंट मत रहा करो बीच में, रेगुलर आया करो। अगर आप एक दिन भी एब्सेंट रहते हो तो फिर आगे वाली क्लास में दिक्कतें होती हैं। हो गया? चलिए ये करी। रेखा रेस्पेक्ट्स ब्लैंक कम्स टू हर हाउस। अब मेरी बात को सुन लेना। अभी तक जो तुमने सवाल किए थे, इसमें भी हो नहीं आएगा, कुछ और आएगा। अभी तक जो तुमने यहां तक सवाल किए थे, यहां पर तुम्हें जो रिलेटिव प्रोनाउन तुम भर रहे थे, उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट तुम्हें दिया गया था। सब में एंटीसीडेंट था ना। इसमें देखो देम है, इसमें देखो भी, इसमें भी देम है, ऊपर वाले में हिम है, ऊपर वाले में निहारिका है, इससे ऊपर वाले में दोज बॉयज है, इससे ऊपर वाले में हिम है ना। इन सब में तुम्हारे पास एंटीसीडेंट है। लेकिन ये जो सवाल है पांचवा यहाँ पर, कॉल, इसमें एंटीसीडेंट नहीं है। ठीक है। तो जब आपके पास एंटीसीडेंट नहीं होता बच्चों, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। हु और हुम तो जैसे आप भर रहे हो वैसे ही भरना है। ठीक है ना। उसी तरीके से भरोगे जिस तरीके से आप भरते आए हो। जैसे आपका हु आना चाहिए, जैसे आपका हुम आना चाहिए। लेकिन आपको इनके साथ एक कंपाउंड जोड़ना है, एवर। क्या जोड़ना है? जैसे यहां पर हु आना चाहिए था, तो अब हु नहीं, तुम्हें क्या लिखना है? हु एवर। क्या लिखना है? हु एवर। कब? जब आपके पास एंटीसीडेंट नहीं होगा, तब हु एवर आएगा। दूसरा देखें आगे वाला, रेखा रेस्पेक्ट्स ब्लैंक कम्स टू हर हाउस। वैसे तो इसमें हूम आना चाहिए था, लेकिन इसमें भी एंटीसीडेंट तुम्हें दिया हुआ नहीं है। अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर क्या भरोगे? होम एवर। क्या भरोगे? होम एवर। ठीक है। रेखा रेस्पेक्ट्स, हाँ, हु एवर। हु एवर। ठीक है। नीचे वाला, बल्लाल किल्ड ब्लैंक हिज फादर डिड नॉट लाइक। वो सबको मार देगा जो उसके बाप को पसंद नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पर किल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट तुम्हारे पास गिवन नहीं है। नहीं है तो फिर हु भरोगे या हुम भरोगे? डिड नॉट का सब्जेक्ट तो तुम्हें हिज फादर दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, मानी होम आना चाहिए था। लेकिन कौन आएगा? हुम एवर। क्यों? क्योंकि एंटीसीडेंट तुम्हें दिया हुआ नहीं है। लिख लो। तो वेन एवर वी हैव नॉट given the antecedent of the relative pronoun, then we will use ever with relative pronoun, whoever and whomever.
हो गया, बढ़े आगे। चलिए बताइए। कोमल हायर्ड द लेडी ब्लैंक कुड कीप हर सन। कोमल हायर्ड द लेडी, जो उसके बेटे की देखभाल या रखवाली कर सके, ठीक है ना। तो आगे जो वर्ब है उस वर्ब का सब्जेक्ट भी ये लेडी ही है। अगर यही है तो फिर यहाँ क्या भर दोगे आप, who। और एंटीसीडेंट ऑलरेडी दिया हुआ है तो एवर लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा में, आई नो ब्लैंक यू आर टॉकिंग अबाउट। आई नो यू आर टॉकिंग अबाउट, यू आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, अबाउट को प्रीपोजिशन है। अबाउट क्या है, अबाउट प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है तो ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, whom you are talking about, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तो किसके बारे में बात कर रहे हो, टॉकिंग अबाउट whom। ठीक है, नेक्स्ट। आई नो हर ब्लैंक हैज सीटेड अपॉन यू, हैज सीटेड अपॉन यू, बताइए। सीटेड अपॉन का ऑब्जेक्ट तो तुम्हें यू दिया हुआ है, लेकिन तुम्हारे पास सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है तो हु, मैं जानता हूं उसे, आई नो हर, मैं उस लड़की को जानता हूं जिसने तेरे साथ धोखा किया है। लिख लो। एंटीसीडेंट नहीं है, आई नो whom एवर आएगा ना, whom एवर यू आर टॉकिंग अबाउट। इन तो कर दी होगी सॉल्व पूरी है, नहीं हुई अभी। रीजनिंग में तो 25 में से 25 होने चाहिए तुम्हारे सही। अगर 25 में से 24 हो रहे हैं ना तो खुश होने की जरूरत नहीं है, मातम मनाने की जरूरत है फिर तुम्हें। 25 में से एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता आपका। एक भी सवाल गलत होने का मतलब है कईयों से पीछे हो गए आप। रीजनिंग में 50 में से 50, मैथ्स में कम से कम 23, 2 सवाल गलत कर सकते हो। इंग्लिश में कम से कम 21 या 22, उसमें थोड़ा बहुत स्कोप बच जाता है, वो के कई बार बच्चों के गलत हो जाता है। जीएस में 15, है ना। अगर ये स्कोर तुम्हारा नहीं आ रहा तो सोचने की जरूरत है तुम्हें, और पढ़ने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। सी बॉट द कैट, अब चलो क्या आएगा इसमें, क्या आएगा। चलो पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं फिर आते हैं सवालों। अभी तक हमने सिर्फ दो ही बातें सीखी हैं, एक हु के बारे में बातचीत हमारी हुई है और एक हमारी हुम के बारे में। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए, क्योंकि एक या दो सवाल आपको देखने को मिलेंगे हु और हुम से, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। अब मेरी बात को सुनो, आगे वाला है नेक्स्ट, जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो विच है, यूज ऑफ विच। देखो आपको पता है हु जो है वो किसको दिखाता था, पर्सन को, और हुम भी किसको दिखाता था, पर्सन को। विच जो है वो किसको दिखाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स को। और इंग्लिश में सब कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ही है इंसान को छोड़ करके, बस इंग्लिश में पर्सन और नॉन पर्सन कैटेगरी शामिल होती है। या तो कोई आदमी है, मतलब या तो कोई पर्सन है,
चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, या फिर वो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग में चाहे जानवर हो चाहे पेड़ पौधे हो, सब कुछ वही होता है, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स जैसे एनिमल और प्लांट्स भी शामिल होता है। उन सबको दिखाने के लिए किसका यूज होता है? विच। विच जो है वो सब्जेक्टिव केस में भी क्या है? विच ही है, और ऑब्जेक्टिव केस में भी क्या है? विच ही होता है। ये पहला यूज है, ये विच का पहला यूज है, समझ गए। विच का जो दूसरा यूज है वो मैंने आपको कल बताया भी था। विच जो है वो सिलेक्शन को भी दिखाता है। विच किसको दिखाता है? सिलेक्शन को भी। जैसे एक एग्जांपल हमने लिखा भी था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली डाइड, ऐसा एक सवाल लिखा था हमने, ठीक है। तो पर्सन के केस में जब आप सिलेक्शन दिखाते हो तो आप विच का यूज कर सकते हो, और क्वेश्चन के मैं कराएं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट करेक्ट आंसर, इस तरीके से यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका एक यूज है किसका? विच का। लिखो, यूज ऑफ विच हेडिंग डाल करके लिख लेना। आगे वाले को लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा था अपन ने, पहले ही लिख चुके हैं उसको। हो गया? लिख लिया क्या? चलो, आप करो इन सवालों को। सी बॉट द कैट ब्लैंक स्लिप्स हॉलिडे। उसने एक बिल्ली खरीदी थी जो दिन भर सोती है, सोने के लिए खरीदा था उसने। तो अब कैट को दिखाने के लिए हु कर दूंगा यहाँ पर, और होम कर दूंगा? नहीं, ना हु आएगा ना होम आएगा, कौन आएगा? अब विच के केस में ये कंफ्यूजन ही नहीं है कि हु आना चाहिए कि होम आना चाहिए, क्योंकि विच सब्जेक्ट भी विच ही है और ऑब्जेक्ट भी विच ही होता है, ठीक है। लेकिन एक याद बात रख लेना, जैसे हु और होम का जो पोजीशन होता है, यानी पर्सन का जो पोजीशन होता है वो हुज होता है। पर्सन का पोजीशन कौन होता है? हुज। और नॉन लिविंग का जो पोजीशन है वो भी विच ही होता है, ठीक है ना, अलग अलग नहीं होता। जैसे दूसरा सवाल, श्रेया हैज ए हाउस ब्लैंक इज इन मॉडल टाउन। श्रेया के पास एक घर है जो कहां पर है? मॉडल टाउन में, ठीक है। तो हाउस को दिखाने के लिए हु और हुम तो आएंगे नहीं, क्या आएगा? विच। क्या लिख दोगे यहां पर? विच इज इन मॉडल टाउन, लिखो। आज इसको खत्म कर देंगे अपन, प्रोनाउन को, बेटा। और किसको खत्म करवाएगा तू मेरे से? तू है क्या घुघू है बैठो रहे है? और बेटा ठीक है तू, एकदम शानदार, जोरदार, जबरदस्त, पूरा सौदा लाल है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको लाल पहनने के लिए।
तो मैंने और क्या है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया है। हो गया क्या बच्चों? चलो, सी सादा कार हुज कलर इज ब्लैक, सही है क्या ये? सही है क्या? गलत है बच्चों। क्यों गलत है? देखो, आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जब आप पोजेशन के बारे में चर्चा करते हो, पोजेशन जो होता है वो पर्सन का जो पोजेशन होता है, हु का जो पोजेशन होता है वो हुज से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? हुज। ठीक है। दूसरा, जो नॉन लिविंग का पोजेशन होता है बच्चों, नॉन लिविंग का जो पोजेशन होता है उसको पहले जिस बात पे पोजेशन दिखाना है उसे लिखना होता है। ठीक है। जैसे मान लो कोई गाड़ी है और उसका कलर ब्लैक है, ठीक है ना, तो आपको विच कलर नहीं लिखना होगा, आपको लिखना होगा कलर ऑफ विच। आई बॉट ए कार विच कलर इज ब्लैक, ये सवाल गलत है। जैसे मैंने बोला, आई बॉट आई बॉट ए कार विच कलर इज ब्लैक, ये गलत है। अगर आपको इसे ठीक करना ही है तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, आई बॉट ए कार, ठीक है, द कलर ऑफ विच इज ब्लैक, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि आप जो विच यूज कर रहे हो वो कार के लिए नहीं यूज कर रहे हो, आप कार के कलर के लिए यूज कर रहे हो। अगर आप कार के कलर के लिए यूज कर रहे हो तो इसका एंटीसीडेंट इसके पास में होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को? तो इस तरीके से लिखा जाता है, लिखो। आई नो द बॉय हुज फादर इज ए डॉक्टर, आप पर्सन के केस में ही लिख सकते हो, लेकिन नॉन लिविंग के केस में नहीं लिख सकते। हो गया? चलो, अब करो इस सवाल को। सी सादा कार हुज कलर इज ब्लैक, तो गलत है ना, क्योंकि हुज तो किसका दिखाता है? पर्सन का। और तुम्हें किसका पोजीशन दिखाना है इस कार के लिए? तो हुज नहीं, क्या लिखना पड़ेगा? कलर ऑफ विच इज ब्लैक। सी सा दा कार, अब देखो मैंने दा आगे नहीं लगाया है, क्यों? क्योंकि पीछे दा लगा हुआ है, ठीक है ना। सी सा दा कार द कलर ऑफ विच इज ब्लैक आएगा। दूसरा, रमन फाउंड द कीज हुज लॉक वाज ब्रोकन, सही है क्या? हुज तो फिर से पर्सन का है, लेकिन उसने कीज को पाया है, उसे कीज मिली है। हुज लॉक वाज ब्रोकन, जिनका ताला टूटा हुआ है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? रमन फाउंड द कीज द लॉक ऑफ विच, ये आपको लिखना पड़ेगा। हुज लॉक नहीं, द लॉक ऑफ विच इज सॉरी वाज
ब्रोकन। लिख लो दोनों सवाल। इसके बाद में लास्ट टॉपिक बचेगा डिटर्मिनर वर्सेस एडजेक्टिव। उसके बाद में ई बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका इंग्लिश का सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो उनके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो रिपीटर बैच में एडमिशन ले, या फिर टेस्ट सीरीज उनकी जो है वो फ्री कर देंगे। वो टेस्ट देता रहेगा और घर पे बैठ करके अपनी तैयारी जारी रखे, सेल्फ स्टडी करे। कोई समस्या हो तो कोचिंग में आकर के आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना। ये दो आपकी, टेस्ट आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। जब मर्जी आओ टेस्ट देके जाओ, जब मर्जी आओ सवाल पूछ के जाओ, अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ के जाओ। इनको बोलना एक बार, कहते यहाँ अलाउ नहीं है स्टाफ रूम में बैठना, भाग जाओ यहाँ से। भाई हर्षिता आई है क्या? हर्षिता, आप कल absent थे। वहां मत बैठो, टीचर है क्या वहां कोई? वहां मत बैठो, नीचे से आ जाएंगे। आ रहे हैं क्या हर्षिता? हाँ बेटा, कल नहीं आए आप, रेगुलर आया करो, ठीक है ना। हिमांशु सैनी, हिमांशु सैनी, हु इज हिमांशु सैनी? पेन देना। 19 तारीख है, आज 20 है। अजय, सुधीर जी, रोहित, रोहित, संदीप, रौनक, नवीन कुमार, और कोई नया बच्चा है क्या आज? वो कल एक बच्चा आया था, वो किसके साथ आया था? वो खुद भी नहीं आया। और कोई नया नहीं है ना? चलो कर लिया। देखो आगे, किरण चाइल्डेड का मतलब होता है चिढ़ना। हिम द बिहेवियर ऑफ विच वॉज बैड, गलत है या सही है? गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो पर्सन का पोजीशन दिखाना है, और पर्सन का पोजीशन विच नहीं दिखाता, हुज दिखाता है। तो आप इसको ऐसे लिखिए, द बिहेवियर ऑफ विच नहीं, द बिहेवियर ऑफ विच नहीं, हुज बिहेवियर वॉज बैड, लिख लीजिए। चिढ़ना, डांटना फटकारना भी होता है, किसी से चिढ़ना, चिढ़ करके कोई बात बोलना। नहीं होगा यार आज में तो, कल की 10-15 मिनट और लगेंगे। अभी यूज ऑफ दैट पढ़ेंगे, फिर विच वर्सेस दैट पढ़ेंगे, फिर खत्म होगा ये। बढ़ जाए आगे। चलो जी, अब हेडिंग डालिए नेक्स्ट, यूज ऑफ दैट, यूज ऑफ दैट। बच्चों ये जो दैट होता है ना, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है। दैट भी क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है। समझना और सुनना ध्यान से। इससे काफी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, और ऐसा सवाल बनता है कि अगले के छक्के छुड़ाता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्लॉज को रिप्रेजेंट करता है दैट, और पूरी की पूरी क्लॉज को रिप्रेजेंट करने के लिए विच का यूज भी होता है।
अब बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि यार दैट आना चाहिए कि विच आना चाहिए। फिर बच्चों को ये भी पता होता है कि डेफिनेट क्लॉज और इनडेफिनेट क्लॉज दो तरह की क्लॉजेज होती हैं, इसके साथ दैट आता है, उसके साथ विच आता है, ये भी पता होता है, लेकिन फिर भी पहचान नहीं पाते है ना। तो पहले तो अपन जो सिर्फ पर्टिकुलर दैट के कॉन्सेप्ट है वो लिखेंगे, वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में अपन हेडिंग डालेंगे दैट वर्सेस विच। फिर अपन उनको सेपरेट सेपरेट कि भाई ये दैट है, ये विच है, वहां से एक सवाल आएगा, ठीक है ना। तो देखो पहली बात, जब कभी भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे बच्चों, कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री अगर किसी भी सेंटेंस में दिखाई दे रही है तो उसका जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा उस डिग्री की वजह से दैट होगा, चाहे पर्सन हो चाहे कुछ और हो, चाहे पर्सन हो फिर चाहे क्यों हो जाओ, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो फिर कौन आएगा, दैट का यूज होगा। जैसे मेरे साथ साथ ही कॉपी कर लेना, कुछ सवाल मैं यहां लिख रहा हूं, इन सवालों को सिर्फ लिखना है तुम्हें, अभी आंसर नहीं बताना है। देखो एक सवाल एसएससी का ही है, मैं वही लिखूंगा जो प्रीवियस ईयर में इस पे बेस्ट पूछे गए हैं। देखो रवीना इज द बेस्ट सिंगर ब्लैंक ब्लैंक, या एरर में पूछ लेते हैं इसको, हु कैन सिंग वेरियस सॉन्ग्स। इसमें एरर बताना है, क्या एरर है, करण हैज फाउंड द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच, करण हैज फाउंड द मोस्ट expensive watch which has which his father had। तीसरा है आई हैड सीन रानी एंड हर डॉग, आई हैड, क्या नाम बेटा आपका, अंकित बेटा, आई हैड सीन रानी एंड हर डॉग, रानी एंड हर डॉग who died yesterday, who died yesterday। एक ये लिखा हुआ है, who was the boy, who was the boy who got the prize, who got the prize। चलो अब इन सवालों को ध्यान से देखो, पहले में पहले कोशिश करो, क्या गलती हो सकती है आप बताएं पहले। देखो मैंने अभी अभी कहा ऊपर कॉन्सेप्ट में कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद में कौन आना चाहिए, दैट आना चाहिए। तो यहां पर इज द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है या नहीं है। दूसरे सवाल में हैज फाउंड द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच सुपरलेटिव डिग्री है या नहीं है। तीसरे में आई हैड सीन रानी एंड हर डॉग, ये चलो दूसरी बात है, पहले ऊपर वालों दोनों को देखते हैं। तो दोनों में सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, अगर दोनों में सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है तो यहां हु नहीं, कौन आएगा। अब तुम कहोगे सर पर्सन था, पर्सन के लिए हु, अब चाहे पर्सन और चाहे पर्सन को पापा हो, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या आएगा, दैट। ठीक है, करण हैज फाउंड द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच, विच नहीं आएगा, सुपरलेटिव डिग्री है तो वॉच के लिए विच वैसे तो यूज हो सकता है लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में नहीं आएगा, कौन आएगा, ऑलवेज दैट। तीसरा सवाल, आई हैड सीन रानी एंड हर डॉग, भाई अभी तक हमने ये देखा या तो हमने पर्सन के बारे में बात करी, या तो एंटीसीडेंट पर्सन था या फिर एंटीसीडेंट नॉन लिविंग थिंग था, लेकिन यहाँ का जो एंटीसीडेंट है वो तो पर्सन और नॉन लिविंग थिंग दोनों है। यहाँ तो कुत्ता भी है और रानी भी है, रानी एंड हर डॉग। अगर रानी की वजह से हु लगाया तो गंडक नाराज, और गंडक की वजह से विच लगाया तो हमें दोनों को राजी रखना है। अगर हमें दोनों को राजी रखना है,
पर्सन को और नॉन लिविंग को, तो फिर ना हु आएगा ना विच आएगा, कौन आएगा? दैट आएगा। ठीक है। चौथा, हु वॉज द बॉय हु गॉट द प्राइज। अब इसके अंदर तो हु हो गई पूरे सवाल में, शुरुआत में भी हु, रिलेटिव प्रोनाउन भी हु, तो हु नहीं करना है। अगर किसी क्वेश्चन की शुरुआत हु से होती है और अगर तुम्हें उसमें रिलेटिव प्रोनाउन दोबारा भरना होता है तो हु को इग्नोर किया जाता है, दैट भरा जाता है। तो इसका रिप्लेसमेंट जो है वो भी क्या होगा? दैट होगा। ये आपका दैट का पहला कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए। है? पहले नहीं आ सकता? पहले नहीं आ सकता क्यों? क्योंकि आप सवाल पूछने के लिए हु का यूज करते हो, दैट का नहीं। हु वॉज द बॉय, जिसने क्या किया था? फर्स्ट प्राइज जीता था। कल की एक क्लास और थ्योरी की रहेगी यार इसकी, एक क्लास तो और लग जाएगी इसकी थ्योरी में कल, डेफिनेट और डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज को समझाने में। हो गया? डन। चलिए देखो, अब अगर आपको एंटीसीडेंट वाली क्लोज में ये चीजें नजर आए, द सेम, द ओनली, द फर्स्ट, द सेकंड, फ्यू, द लिटिल, एनीबडी, एनीथिंग, इस तरीके की अगर आपको चीजें नजर आती हैं बच्चों, जो जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो ना हु होगा ना विच होगा, हमेशा क्या आएगा इनके साथ? दैट। लिख लीजिए। हो गया क्या? बढ़े आगे। बढ़े। जैसे दो सवाल लिखता हूं। शिखा हैज द ओनली वन हेलमेट which has forgotten. This is the same boy whom I have या whom I met. बताइए, दोनों गलत है ना? ऊपर वाले में तो क्या है? द ओनली, नीचे वाले में क्या है? द सेम। अगर द ओनली और द सेम यूज हुआ है तो कौन आएगा? दैट। कौन आएगा? दैट। ठीक है, लिख लीजिए।
तो ये था हमारा दैट का दो छोटे से कॉन्सेप्ट। दैट मैं आपको बता देता हूँ, दैट बहुत भयंकर काम करता है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, दैट डिटर्मिनर भी होता है, दैट प्रोनाउन भी होता है, दैट कंजक्शन भी होता है, दैट इनडायरेक्ट स्पीच में भी यूज होता है एज ए कनेक्टर, है ना। 5-6 तरीके से दैट काम करता है। इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।